परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज गुरुवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। तीन संस्थाएं एक साथ मिलकर हम कार्यक्रम करते हैं। मैं आप सभी का तीनों संस्थाओं की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से जानी मानी साधिका और प्रशिक्षिका रेणु जी वैद हमारे साथ जुड़ चुकी है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही शानदार टॉपिक, इनर जर्नी या आंतरिक यात्रा। आंतरिक यात्रा क्या, क्यों और कैसे, इस विषय पर हम बात करते हुए प्रैक्टिकल प्रयोग भी हम करना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ी है, हमारी कोऑर्डिनेटर। अलका जी, आपसे निवेदन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और रेणु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सह सम्मान आमंत्रित करें। अलका जी साखला, यस, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग सबको। एक बार जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग। हाथ ऊपर करे तभी एक बार। यात्रा शुरू करने से पहले फ्रेश होना पड़ता है ना, तो चलिए सभी फ्रेश हो जाते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर टॉपिक के साथ आज रेणु जुड़ी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी, बहुत ही समझने के लिए आवश्यक टॉपिक है अंतर यात्रा। ऐसे तो यात्रा तो हम बहुत करते हैं, यात्रा तो हमारी रोज चलती रहती है, परंतु यात्रा में कितना आनंद मिलता है वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो सबसे ज्यादा आनंद होता है वो अंतर यात्रा का आनंद होता है। और अंतर यात्रा में हमें जाना है पर पता नहीं कैसे जाना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये अंतर यात्रा शुरू करने के लिए मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है। इधर के सारे प्रवास के लिए बुकिंग कर सकते हो, सारी गाड़ी आ सकती है, आपको लेके जा सकती है, परंतु अंतर यात्रा में खुद को जाना पड़ेगा। और ये कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है, बीच में कोई रास्ता ही नहीं है, ये डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। अगर आप जुड़ जाओगे तो समझ लो आप अपना रास्ता पार करोगे और जीवन में सफल हो जाओगे। तो ऐसे यात्रा कैसी करनी है, बहुत अभ्यासु नॉलेज वाली रेणु हमारे साथ जुड़ी है, तो वो एकदम परफेक्ट अपने को बताएगी। और हम अक्षय तृतीया कल हुई है, उसी को याद करते हुए ये यात्रा प्रारंभ करें इसी भाव के साथ। माइक हैंड ओवर टू रेणु जी। थैंक यू सो मच अलका जी, आनंद मिल जी अंकल। डांगे सर भी आज अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। डांगे सर, मैं एक मिनट रेणु जी, डांगे सर को एक मिनट इनवाइट करना चाहूंगा। यस डांगे सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो बहुत ही सुंदर आज का सेशन हमारे रेणु जी लेने वाले हैं। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। वापस हम ताली बजा के स्वागत करेंगे रेणु जी का। वेलकम वेलकम वेलकम। आ, एक बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत अच्छी मोटिवेटर है और बहुत अच्छी काउंसलर भी है। क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, लेकिन वो बहुत अच्छी टू द पॉइंट बताते हैं और बहुत डिटेल में बताती है और प्रैक्टिकल सेशन भी साथ में लेती है। बहुत सराहनीय बात है। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी साधक का मैं देश प्रदेश से जुड़े उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे आनंदमल सर, अलका जी, उनका भी स्वागत। और रेणु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। रेणु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की इस वेबिनार में उपस्थित सभी साधकों को मेरा ओम अरहम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आप सब
हमारे घर में जैसे आप रह रहे, आपके घर में आप रह रहे, तो आपने देखा होगा कि घर में बहुत सारे रूम्स है, किचन है, एक हमारा बेडरूम होता है, वहां पे हमारा वार्डरोब होता है, और उस अलमारी में हम बहुत सारी कीमती हमारी ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स, पैसे रखते हैं। बेशकीमती चीजें हम हमारे रूम के लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। तो जब बात हम कर रहे बेशकीमती चीजों की, तो हमारा शरीर भी बहुत फैला हुआ है, इसमें भी बहुत सारे अवयव है, बहुत सारे पार्ट है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारा घर बहुत बड़ा है, लेकिन कीमती चीजें एक छोटी सी जगह में रखते हैं हम, लॉकर में या अलमारी में। वैसे ही हमारा शरीर बहुत फैला हुआ है, बड़ा है। लेकिन जब हम रहस्यमय बातें या रहस्यमय खजाने की बात करते हैं, बहुमूल्य खजाने की बात करते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में एक छोटी सी जगह में पड़ा है। वो शक्ति का भंडार भी है, और वहां पे रहस्यमय वो गूढ़ है, खजाना भरा पड़ा है। और उस स्थान को हम बोलते हैं प्रेक्षा ध्यान की भाषा में शक्ति केंद्र। हठ योग की भाषा में हम कहेंगे मूलाधार चक्र। तो अब अंतर यात्रा, शक्ति केंद्र, इसका क्या रिलेशन है? ये जो शक्ति केंद्र है हमारी रीढ़ की निचली छोर पे है, और बहुत महत्वपूर्ण चैतन्य केंद्र है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ध्यान में सरल भाषा में कहूं तो जहाँ चेतना सघन रूप में व्याप्त है। वैसे तो चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में वो सघन रूप में व्याप्त है। उसे हम बोलेंगे चैतन्य केंद्र। जैसे नदी का पानी बहुत छितरा हुआ है, और कई जगह नदी का पानी बहुत सघन है, लेकिन नदी तो है वो। तो वैसे ही चेतना पूरे शरीर में है, कहीं कम है उसके आत्मा के असंख्य प्रदेश है, तो कहीं चेतना कम रूप में है, कहीं डेंस रूप में है। जहाँ पे वो डेंस रूप में है उसे हम चैतन्य केंद्र कहते हैं। और जब मैं रहस्यमय शक्ति का भंडार बोलूं, एक गूढ़ रहस्य वाला स्थान बोलूं, तो हमारे शरीर में वो स्थान है शक्ति केंद्र, जहाँ रहस्य भरा पड़ा है, जहाँ खजाना भरा पड़ा है, जहाँ शक्ति का स्टोरेज है। तो अंतर यात्रा और शक्ति केंद्र का क्या संबंध है? तो जब हम इस शक्ति केंद्र से, सुषुम्ना के मार्ग से प्राण शक्ति जो शक्ति केंद्र में पड़ी है, उसको ऊपर ज्ञान केंद्र यानी हमारे चोटी के भाग तक ले जाते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है अंतर यात्रा। हमारी नाड़ी तंत्र के 3 विभाग है समझिए, अनुकंपी, परानुकंपी, और बीच में आता है केंद्रीय नाड़ी संस्थान। चेतना का इस केंद्रीय नाड़ी संस्थान में प्रवेश होने का नाम है अंतर यात्रा। अब हमें जीवन में काम करना है, जीवन चलाना है, तो हमें बाहर आना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और बाहर आने का, इस संसार में आने का, काम करने का माध्यम बनती है ये अनुकंपी नाड़ी संस्थान और परानुकंपी यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको योग की भाषा में हम कंपेयर कर सकते हैं या उससे रिलेट कर सकते हैं, उसे कहेंगे ईडा और पिंगला। ईडा यानी हमारा पैरासिम्पैथेटिक और पिंगला यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जब चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को भीतर जाना रहता है, तो वो बीच में केंद्रीय नाड़ी संस्थान के अंदर सुषुम्ना है, उसमें प्रवेश करती है। हमारी चेतना का सुषुम्ना में प्रवेश का नाम है अंतर यात्रा। The flow of consciousness in central nervous system is called अंतर यात्रा और internal trip। तो ये तो हमने इसका परिभाषा जाना।
अब कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे जो इस सेशन में मैं बार बार रिपीट करूंगी, और थोड़ा बहुत नाड़ी तंत्र के बारे में आपको जानना होगा। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, बट फिर भी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो पहले ये टर्म्स आप हिंदी और इंग्लिश में क्लियर कर ले, ताकि आगे का हमारा जो सेशन है आपको एकदम क्लियर हो। अब रीढ़ की हड्डी, रीढ़, मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइन, सब एक ही है। हिंदी इंग्लिश टर्म्स दोनों बता रही हूं। अब जो इस रीढ़ की हड्डी में जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना, मेरु रज्जु, पृष्ठ रज्जु। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़, मेरुदंड, जो बाहर का ढांचा है, जो हमारे वर्टिब्रेज है, और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रस्सी नुमा आकार है, उसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड या पृष्ठ रज्जु या सुषुम्ना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक, परानुकंपी आप लिख भी सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसे बोलेंगे केंद्रीय नाड़ी संस्थान। और जो हमारी वाइटल एनर्जी है यानी प्राण शक्ति। अब हम थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा सिंपल में समझ लेते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम है विच कोऑर्डिनेट्स एंड जो हमारा ये संचालन करता है अन्य तंत्रों का, ये नाड़ी तंत्र, इसके दो विभाग होते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे CNS। और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच का ये एक्सिस है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा ये ब्रेन, और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना। फिर दूसरा पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट में हम PNS बोलेंगे। और इसके दो भाग होते हैं। हम नीचे वाले में जाते, ऊपर का छोड़ देते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक हमारे लेफ्ट और राइट में होता है, और केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है वो हमारे बीच में, इसलिए उसका नाम है सेंट्रल, सेंट्रल एक्सिस में होता है, इसलिए उसको बोलेंगे केंद्रीय नाड़ी संस्थान। ये देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, बाहर जो आप स्पाइन देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, उसके भीतर आप पतला सा धागा सा आप देख रहे, रॉन्ग थिन रोप लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना या पृष्ठ रज्जु। ये पृष्ठ रज्जु हमारे ब्रेन से सीधी कनेक्टेड है, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीधी कनेक्टेड है। खाली एक छोटा सा जिसे वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, वो इसको दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो इट्स रनिंग फ्रॉम बेस टू ब्रेन, only a small opening that separates both of them, that's called vertebral foramen. अब इसका लेंथ है ये स्पाइनल कॉर्ड का 40 to 45 सेंटीमीटर होता है, और ये हमारे रीढ़ के हड्डी के भीतर स्थित है। और ये निम्न भाग, लोअर पार्ट से ये देखिए स्टार्ट होते हुए ये ऊपर ब्रेन तक जाती है। यहां से स्टार्ट होके ये हमारे ब्रेन तक जाती है स्पाइनल कॉर्ड। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई एक ट्यूब के समान, और इसके भीतर जो स्पाइनल कॉर्ड है, सुषुम्ना है, वो एक होलोनेस की तरह एक पोल के समान है। जैसे एक पेन है, तो पेन का जो बाहरी आकार आप समझ सकते हैं वो रीढ़ की हड्डी है, और पेन, बॉल पेन में जो रिफिल होती है उसको आप स्पाइनल कॉर्ड या पृष्ठ रज्जु समझ सकते हैं। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी ऑटोनॉमिक, वो स्वतः ही, एक है हमारा वॉलेंटरी जो हम इच्छा से, अभी मैं हाथ हिला रही हूँ, बोल रही हूँ। एक है ऑटोमेटिक, वो काम करता ही रहता है। हमने खाना खाया तो डाइजेशन करना, हार्ट बीट चलाना, जो भी काम है वो अपने आप करता है। हमें बोलना नहीं पड़ता है कि भैया पेट को
पाचन क्रिया स्टार्ट करो, वो ऑटोमेटिक चलती है। तो इसका पार्ट, दो पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। अब जो ये पैरासिम्पैथेटिक रूट्स आप देख रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे कि पैरासिम्पैथेटिक आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है, और सिंपैथेटिक ये आपका फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कभी कोई इमरजेंसी, तनाव, स्ट्रेसपूर्ण सिचुएशन आती है जहां आपको वहां मुकाबला करना रहता है या आप भाग सकते हैं, तो वो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्ट्रेस को इरेज करके शरीर को पुनः नॉर्मल स्थिति में लाने वाला सिस्टम होता है। ये दोनों एंटागोनिस्ट है, ऑपोजिट है, लेकिन तालमेल बिठा के काम करते हैं। और इसका आगे हम साइंटिफिक में और समझेंगे। अब चैतन्य केंद्र आपको जानना जरूरी है। जब हम रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में 5 मुख्य चैतन्य केंद्र का मूल अवस्थित है। नीचे आप देख पाएंगे शक्ति केंद्र जो रीढ़ की हड्डी में नीचे हैं, फिर नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र, फिर नाभि के पास तेजस केंद्र, फिर हृदय के पास आनंद केंद्र, फिर कंठ के मध्य विशुद्धि केंद्र। इनके मूल, जो 5 मुख्य चैतन्य केंद्र आते हैं, इनके मूल हमारी रीढ़ की हड्डी में अवस्थित है। तो जब हम अंतर यात्रा करते हैं, अंतर यात्रा में हम क्या करेंगे, हम चित्त को इसी सुषुम्ना में, पृष्ठ रज्जु में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब चित्त की यात्रा करते हैं, तो ये मुख्य चैतन्य केंद्र है जो रीढ़ की हड्डी में अवस्थित है, हम उनकी भी यात्रा करते हैं। बार बार ऊपर नीचे करने से ये जो रीढ़ की हड्डी में चैतन्य केंद्र है, हम उनके ऊपर जो मेल आया हुआ है, जो भी आवरण आया हुआ है, वो भी हट जाता है, वे भी जागृत होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन चैतन्य केंद्रों को एक्टिवेट कर देते हैं हम। तो इसलिए अंतर यात्रा करने का एक प्रयोजन ये भी बन जाता है कि इन चैतन्य केंद्रों को एक्टिवेट करना। और 2 चैतन्य केंद्र जो दर्शन केंद्र है, ज्योति केंद्र है, ये भी हमारे ब्रेन में आ जाते जब हम यात्रा करते हैं, तो इनडायरेक्टली उनकी भी हमारी यात्रा हो जाती है। बट ये स्पाइन, रीढ़ की हड्डी में तो ये डायरेक्टली ही अवस्थित है। तो चैतन्य केंद्र को एक्टिवेट करने का एक उद्देश्य हो जाता है अंतर यात्रा करने से। अब हम जानेंगे कि हमें अंतर यात्रा क्यों करनी चाहिए। अंतर यात्रा, जैसे मैंने कहा, पृष्ठ रज्जु में चित्त की यात्रा करते हैं, शक्ति केंद्र से हम ज्ञान केंद्र तक ले जाते हैं, फिर ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र में लेके आते। ये इसकी प्रोसेस हम जानेंगे, प्रयोग भी करेंगे। बट हमें ये क्यों करना चाहिए, इसका प्रयोजन क्यों है। तो सबसे पहले तो जानिए कि अंतर यात्रा का एक प्रयोजन है जो हमारी ध्यान की सुदृढ़ भूमिका के लिए, ये भी ध्यान का प्रयोग है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत 8 मुख्य अंग बताए हैं, उसमें दूसरा मुख्य अंग कायोत्सर्ग के बाद है अंतर यात्रा। तो जब हम गहरे ध्यान में प्रयोग करते हैं, दीर्घ श्वास, लेष्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, उसके पहले हमें अंतर यात्रा करनी रहती है। क्यों? ताकि ध्यान की सुदृढ़ भूमिका हम बना सके। वो कैसे? अब हम सब जानते हैं हमारा ये मन, इसको मंकी माइंड भी बोलते हैं। ये हमारा मन ध्यान करने बैठते हैं तो ये वर्ल्ड टूर करने निकल जाता है, विश्व भ्रमण करने निकल जाता है। अभी तो हम क्लास में बैठे हैं, लेकिन ये विश्व वर्ल्ड टूर करके आ जाता है। अमेरिका चला जाएगा, कहीं चला जाएगा, पहलगाम चला जाएगा, यूएसए चला जाएगा, नासा चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, या कहीं कहीं कल्पना करता है। ये 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ टूर करके आ जाता है हमारा मन। तो इस बेकाबू मन को, इस चंचल मन को, इस मंकी माइंड को
अगर हमें एकाग्र करना है तो हम इसको अंतर यात्रा के द्वारा करते हैं। हम इसको एक छोटा सा स्थान दे देते हैं कि भाई मन, आप शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक अपनी यात्रा करें, विश्व भ्रमण को रोक दीजिए और इतनी सी जगह में आप अपने मन को यात्रा करने देते हैं। आप अपने चित्त को यात्रा करने का स्थान इतना सा दे देते हैं, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। तो जो मन सारी दुनिया में बाहर भटक रहा था, यात्रा कर रहा था, उसको एक प्लेस दे देते हैं कि यहीं से आपको यात्रा करनी है। तो वो धीरे धीरे यहाँ एकाग्र होने लगता है। और जैसे जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती है, आपका चित्त स्थिर होने लगता है, तो फिर आप ध्यान की जो अगली भूमिकाएं हैं, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, लेश्या ध्यान, सॉरी अनुप्रेक्षा में हम अंतर यात्रा नहीं करते हैं, तो वहां पे आप गहरे ध्यान में बहुत जल्दी उतर जाते हैं। ये इसका मुख्य प्रयोजन है। दूसरा प्रयोजन है, इसका नाम क्या है? अंतर यात्रा। तो एक प्रयोजन इसका है अंतर्मुखी होने के लिए। अध्यात्म की यात्रा करनी है तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। दो वर्ड्स आते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। तो बहिर्मुखी हमारी वृत्तियों के वृत्तियों के अनुसार दो पर्सनैलिटीज बन जाती है, एक तो इंट्रोवर्ट, एक एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी। अब जो बहिर्मुखी व्यक्ति होगा वो बाहर की बातों में रस लेगा, संसार की बातों में रस लेगा, बाहर ही बाहर देखेगा, उसने क्या किया, इसने ऐसे नहीं करना था, गॉसिप में इंटरेस्ट लेगा या पदार्थों में इंटरेस्ट लेगा, ये करना वो करना, दिन भर उसका दिमाग बाहर ही बाहर चलेगा। तो इससे क्या है, वो अपने आप से परिचित नहीं होता है, अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हो पाता है। दिन भर खाना पीना, दूसरों को देखना, दूसरों की बातें करने में ही वो इंटरेस्टेड रहता है। उसे पता ही नहीं रहता कि भीतर इतनी शक्तियां हैं, उसको कैसे जागरण करे, अपने आप से परिचित नहीं होता बहिर्मुखी व्यक्ति। लेकिन जब आप अंतर यात्रा करते हैं, अपने आप को आप भीतर ले जाते हैं, आप पूरा आपका चित्त सुषुम्ना में ले जाते हैं, सुषुम्ना में आप चित्त की यात्रा करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तब आप अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं। जब प्राण प्रवाह आपका सुषुम्ना में आ जाता है, भीतर जाने का मार्ग उसे उपलब्ध हो जाता है, चेतना भीतर जाती है, तो उसको अनुभव होता है। साधक कुछ अनुभव करने में, चेतना का कुछ अनुभव करने में सफल हो जाता है और वो क्षण ही आत्म साक्षात्कार का क्षण होता है। और इसलिए ध्यान, उस क्षण की जो अनुभूति होती है वो ध्यान का विषय होता है। उस समय साधक अपनी शक्तियों से परिचित होता है, अपनी शक्तियों का जागरण करता है और वो बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनता है। यानी जब आपकी चेतना नीचे के केंद्रों को छोड़कर ऊपर के केंद्रों की तरफ अधिक जाती है, अधिक ऊपर के केंद्रों की परिक्रमा करती है, तब आप अंतर्मुखी बन जाते हैं। तब आप कह सकते हैं कि भीतर इतना आनंद है, इतनी शक्तियां हैं, तब आपका अध्यात्म में प्रवेश होता है। तो जब हम शक्ति केंद्र से ऊपर की केंद्र यानी ज्ञान केंद्र तक यात्रा करते हैं, ऊपर के केंद्रों की परिक्रमा करते हैं, तब हम अपनी शक्तियों से परिचित होते हैं, हम अंतर्मुखी बनते हैं। दूसरा प्रयोजन इसका ये है। फिर तीसरा इसका प्रयोजन है कि हम ईड़ा और पिंगला के नाड़ियां जो हमारी है उसका संतुलन करने के लिए, ईड़ा और पिंगला, ये इसका मैं स्पिरिचुअल साइड में और बताऊंगी। ईड़ा और पिंगला हमारी तीन मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब एक बात क्लियर कर लीजिए कि जब मैं सुषुम्ना नाड़ी बोलूं तो वो हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बोलूं तो वो हो गई हमारी योग शास्त्र में जो 72,000 नाड़ियां हैं। जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें भी 10 नाड़ियां प्रमुख है, जैसे गांधारी, यशस्वी, कुहू, ऐसे 10 नाड़ियां हैं। 10 में से भी 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना।
तो ये जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, ये बहुत सूक्ष्म नाड़ियां हैं। इन्हें हम बोल सकते हैं ये नर्वस सिस्टम की नाड़ी नहीं है, ये फ्लो है, ये एनर्जी चैनल्स है, जहाँ पे प्राण का प्रवाह होता है, प्राण जहाँ फ्लो करता है, वो एनर्जी चैनल्स है ये। अब जो आपका ब्रेन है, ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको काटेंगे, छेदन भेदन करेंगे, तो आपको ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड दिखेगा। लेकिन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ये सूक्ष्म है, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं। जो हमारे ऋषि मुनि है, जो हमारे आचार्य है, उन्होंने गहरे ध्यान की स्थिति में देखा कि ये प्राण का प्रवाह यूं ही नहीं जाता, ये एक फिक्स्ड रास्तों से एस्टेब्लिश्ड वे में जाता है, और ये सूक्ष्म है, ये ध्यान की गहराई में अनुभव किया जाता है। ये यूं ही ऐसे वैसे नहीं, इनके एक फिक्स्ड रास्ते से प्राण का प्रवाह होता है। और ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इनका ओरिजिनेट होता है हमारा शक्ति केंद्र या मूलाधार चक्र में, और ये जाके मिलती है हमारे दर्शन केंद्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं हठ योग में। यहाँ पे इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है। ईडा नाड़ी ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द मूलाधार चक्र और शक्ति केंद्र, एंड पिंगला नाड़ी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट साइड। तो इनके संतुलन के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा हम इन नाड़ियों के बारे में भी जान लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। जो ये ईड़ा नाड़ी होती है, ये हमारे ठंडा जो स्वर होता है, चंद्र स्वर, इससे रिलेट करती है। और ये इसलिए इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये ठंडी होती है, और ये हमारे लेफ्ट है, तो ये हमारे राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करती है। इसको हम करस्पॉन्ड कर सकते पैरासिम्पैथेटिक के लिए, और इसकी कई क्वालिटीज होती है। ये गंगा रिवर से हम इसको कंपेयर करते हैं, ब्लू कलर होता है इसका, इससे बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती है। पिंगला नाड़ी है, ये राइट स्वर, जो हम सूर्य स्वर कहते हैं, इससे इसका संबंध है। इसलिए सूर्य स्वर क्या होता है, हॉट होता है, और ये सूर्य स्वर राइट नॉस्ट्रिल से है, इसलिए ये हमारे ऑपोजिट लेफ्ट, जो हमारा ब्रेन का हेमिस्फीयर है, इसको एक्टिवेट करती है। ये सिंपैथेटिक से करस्पॉन्ड करती है, और इसकी कई क्वालिटीज होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका एनर्जी चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि ईड़ा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वैसे पिंगला का पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे यमुना नदी से करस्पॉन्ड करती है, रेड कलर इसका होता है। तो ईड़ा रिप्रेजेंट्स नेगेटिव फोर्स, पिंगला रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव फोर्स, और सुषुम्ना ये न्यूट्रल फोर्स, और सुषुम्ना को हम मध्य स्वर कहेंगे। और ये न्यूट्रल होती है सुषुम्ना, ये हमारे स्पिरिचुअल साइड से रिलेटेड होती है। तो सुषुम्ना इट इज द हाईवे। फिर बाद में हम जानेंगे कुंडलिनी के बारे में। ये बेसिक मैंने आपको दोनों नाड़ियों के बारे में बताया। और गंगा यमुना सरस्वती रिवर से भी कई शास्त्र में इनको कंपेयर करते हैं, जिसे प्रयागराज में इनका मिलन होता है, गंगा जमुना सरस्वती। और इसको पावरफुल एनर्जी पॉइंट इन ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कहते हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक आपको बता दिया है। तो ये ईड़ा पिंगला नाड़ी का जो होता है, इनका संतुलन के लिए जब आप अंतर यात्रा करते हैं, तो दोनों का संतुलन होता है। और आप सुषुम्ना में जाते हैं, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में यात्रा करते हैं, तो दोनों ब्रेन का बैलेंस हो जाता है। खाली ईड़ा में जाएंगे तो ईड़ा का होता है, और पिंगला में जाएंगे तो पिंगला। लेकिन जब आप अंतर यात्रा करते हैं, सुषुम्ना में करते हैं, तो आपके दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर का बैलेंस हो जाता है। जो एनर्जी है आपके दोनों हेमिस्फीयर में फ्लो करने लगती है। दोनों हेमिस्फीयर को सेपरेट करने वाला एक पार्ट होता है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। एक
छोटी सी थिन शीट होती है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स की, वहां से एनर्जी फ्लो करती है इधर से उधर और पूरा ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। जब ईड़ा करेंगे तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होगा, जिसका काम है क्रिएटिविटी, म्यूजिक, आर्ट। जब आप पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है, जिसका काम है तर्क, भाषा, लॉजिक लगाना। लेकिन जब आप सुषुम्ना में अंतर यात्रा में चित्त की यात्रा करते हैं तो पूरा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ये इसका फायदा है। एक इसका प्रयोजन है शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के लिए। जो शक्ति, इसका मुख्य प्रयोजन है शक्ति को अपलिफ्ट करना। ऊर्ध्वारोहण यानी शक्ति जो नीचे शक्ति केंद्र में पड़ी है उसको अपलिफ्ट करना। उससे क्या होगा, अगर शक्ति ऊपर ब्रेन में आई, ज्ञान केंद्र में आई, तो हमारी हायर मेंटल एबिलिटीज वो जागृत होगी। जैसे शक्ति केंद्र के पास शक्ति पड़ी है लेकिन वो हमारे कुछ काम की नहीं जब तक वो ऊपर ज्ञान केंद्र में नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, कुएं का पानी है तो कुएं का पानी हम क्या करेंगे, कुएं का पानी बहुत है लेकिन डेली यूज के लिए हम क्या करते हैं, बाल्टी से भर के वो कुएं के पानी को सपोज घर में स्टोर कर लेते हैं, या जो बिल्डिंग्स में आजकल नीचे टंकी होती है वो पानी हम अपने घर में स्टोर कर लेते हैं। फिर जैसे यूज होता है हम उस पानी को यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि बार बार हम कुएं पे पानी या टंकी में पानी लेने जाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो ठीक वैसे ही जब आप शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक आप एनर्जी को ऊपर ले आते हैं, शक्ति को ऊपर ले आते हैं, तो हमारे ब्रेन में अलग अलग हायर मेंटल एबिलिटीज के प्रकोष्ठ बने हुए हैं। और फिर जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो प्रकोष्ठ जागृत हो जाता है। तो शक्ति के ऊर्ध्वारोहण, शक्ति को अपलिफ्ट करने के लिए ज्ञान केंद्र में हमें उस शक्ति को लाना जरूरी है, नहीं तो वो शक्ति केंद्र में एनर्जी वैसी ही पड़ी रहेगी और उसका मिसयूज भी होगा। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और ईड़ा और पिंगला के संतुलन के लिए, अगर योग शास्त्र की भाषा में मैं कहूं तो अगर ईड़ा की धारा ज्यादा एक्टिव है तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा, दब्बू, उदासीन, डरपोक हो जाएगा। और वही पिंगला अगर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि सूर्य स्वर है ना, तो व्यक्ति अगर ज्यादा एक्टिव है तो क्या होगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एग्रेसिव, आक्रामक हो जाएगा, तेवर अलग होंगे उसके। लेकिन वहीं जब आप इन दोनों नाड़ियों का, जब आप सुषुम्ना में अंतर यात्रा करते हैं तो दोनों नाड़ियों का संतुलन हो जाता है और हमारी पर्सनालिटी एकदम संतुलित बन जाती है, स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है। ये इसके मुख्य प्रयोजन थे। और कहते हैं पृष्ठ रज्जु और यौवन का गहरा संबंध है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी अपनी ऑटोबायोग्राफी यात्रा एक अकिंचन में लिखते हैं, वही मैं पढ़ रही हूँ। पृष्ठ रज्जु और यौवन में गहरा संबंध है। यदि पृष्ठ रज्जु सुदृढ़ और स्वस्थ है तो शरीर में जीवनी शक्ति प्रवाहित होती रहेगी। इसलिए कहते सीधे बैठिए, और कुछ नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सीधा बैठिए, क्योंकि जो एनर्जी है शक्ति केंद्र से वो सीधी आपकी ब्रेन में जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी वो। और जिन नाड़ियों से शरीर को बल मिलता है वे सब पृष्ठ रज्जु के रंध्रों से गुजरती है। हार्ट, लंग्स आदि अवयव उन नाड़ियों से शक्ति प्राप्त करते हैं। ये तथ्य योग विद्या के अध्येता जानते हैं। मैं गुरुदेव का लिखा हुआ ही पढ़ रही हूँ। मैंने अनुभव किया है, यानी गुरुदेव ने अनुभव किया है कि अंतर्मुख होने का सर्वोत्तम उपाय है पृष्ठ रज्जु में ध्यान केंद्रित करना। और आखिर वे में लिखते हैं, चैतन्य केंद्र का उद्गम स्थल पृष्ठ रज्जु है, इसीलिए ध्यान से पूर्व अंतर यात्रा का प्रयोग अपेक्षित है। इतना इंपॉर्टेंट ये प्रयोग है। अब एक स्पिरिचुअल साइड ये अच्छे से समझिए कि ये शक्ति नीचे और इसको ऊपर लाना और ये सब क्या है। तो शक्ति को अपलिफ्टमेंट करने की प्रक्रिया है अंतर यात्रा।
तो शक्ति का संतुलन होगा, तो शक्ति का विकास होगा। तो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कैसे करें, शक्ति को ऊपर कैसे पहुंचाएं। जो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो आधा मीटर की दूरी है, ये दूरी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसको तय करना बहुत मुश्किल है। कई साल लग जाते हैं, हो सकता है ये जीवन लग जाए ये आधा मीटर की दूरी तय करने में। तो ज्ञान केंद्र और शक्ति केंद्र में, जैसे मैंने बोला, लगभग आधा मीटर की दूरी है। दोनों के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। तो जैसे रेलगाड़ी में डब्बे होते हैं और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचती है, तो वैसे ही इनके बीच में कई सारे स्टेशन आते हैं। और वो शक्ति ज्ञान केंद्र तक पहुंचने से पहले नीचे वाले जो स्टेशन है, नीचे वाले जो केंद्र है, उस शक्ति को यूज कर लेते हैं। पहुंच ही नहीं पाती ऊपर हमारी शक्ति, इसीलिए हम इतना विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जैसे कहते थे पहले, आजकल तो इतना नहीं होता है कि सरकार अगर गरीब को 100 रुपया देती है तो उस गरीब तक पहुंचते पहुंचते 20 रुपया ही पहुंचता है, बीच में ही वो पैसे। ठीक है, तो वैसे ही वो शक्ति हमारी ऊपर इतनी पहुंच नहीं रही है। तो वो क्यों नहीं पहुंच रही, इसके दो मुख्य कारण हैं। हमारे नीचे के जो केंद्र है, एक है हमारा जो एक केंद्र है स्वास्थ्य केंद्र, जिसे स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। ये जो ये गोनैड्स के पास है, ये वासनाओं का स्थान है। दूसरा हमारा नाभि है, ये वृत्तियों का स्थान है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, इनका मूल स्थान हमारा नाभि के पास तेजस केंद्र है। तो हमारी ज्यादातर शक्ति ऊपर जाने से पहले इन दो केंद्रों, वासनाओं और वृत्तियों की पूर्ति के लिए समाप्त हो जाती है, आगे जाती ही नहीं है। जो हम ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड में चक्कर लगाते रहते हैं, वही एनर्जी खत्म हो रही है ये दोनों केंद्रों में। तो ऊपर कैसे पहुंचाएं, अब इसका नियम भी आपको जानना है। शक्ति ऊपर कैसे जाएगी, तो इसका एक रूल है। जैसे मैं हर सेशंस में कहती हूँ कि हमारे प्रेक्षा ध्यान में एक रूल है, जहां जहां चित्त वहां वहां प्राण। यानी जैसे कहा गया है, यत्र यत्र मनस तत्र तत्र प्राण। जहां जहां मन जाएगा, जहां जहां चित्त जाएगा, वहां वहां प्राण जाएगा। ये प्राण चित्त का अनुचर है, फॉलोअर है, अनुगामी है। ये थंब रूल अगर आपने जान लिया, तो हम अंतर यात्रा में क्या कर रहे हैं, चित्त की यात्रा नीचे से ऊपर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो जहां चित्त जा रहा है उसके पीछे क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई बताएगा? उसके पीछे प्राण शक्ति जा रही है। तो जैसे जैसे आप चित्त की यात्रा ऊपर करते हैं, उसके साथ प्राण भी जा रहा है। और जो भी अवरोध आया हुआ है, ब्लॉकेज आया हुआ है, यहाँ पे भी शुद्धि नहीं है, वो प्राण क्लियर कर देता है। तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे सीधी नीचे से ऊपर जाने लगती है, ऊपर के केंद्रों में जाने लगती है। मान लो एक नाली बनी हुई है, उसमें कचरा इकट्ठा हो गया है, तो उस कचरे को आप खोद के निकालेंगे, या पानी का ऐसा तेज बहाव करेंगे कि वो आगे से पीछे सरक जाएगी। ठीक वैसे ही जब आप सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करते हैं, बार बार ऊपर से नीचे, तो चित्त के साथ प्राण जाता है और जो भी अवरोध आया हुआ है उसको हटा देता है, उस मार्ग की शुद्धि कर देता है वो, और एनर्जी ऊपर जाती है। ठीक है, तो प्राण शक्ति की दिशा में विकास होता है ईड़ा और पिंगला के संतुलन के लिए, और एक कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कुंडलिनी शक्ति। तेजस, जैन दर्शन में कहेंगे तेजस शरीर की एक क्रिया का नाम है तेजोलब्धि। हठ योग तंत्र में इसे कुंडलिनी कहा गया है, और जैन साधना में तेजोलब्धि, यानी ये एक विशिष्ट प्राण शक्ति होती है। तो कुंडलिनी के अनेक नाम है, हठ योग में इसके 30 पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। वैसे महापत, महाविधि और सुषुम्ना, ये सारे एक प्राण की जो ये धारा का मार्ग है, ये सारे पर्यायवाची नाम है।
तो बॉटम लाइन ये है कि कुंडलिनी हमारी विशिष्ट प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति का विशेष विकास ही कुंडलिनी का जागरण है। और हम अंतर यात्रा में सुषुम्ना में जब शक्ति को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये भी कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में इतना ही कहूंगी कि आगम में हमारे एक आया है कि पणिया वीरा महाविहिम। आचारंग में ये सूत्र आया है, पणिया वीरा महावीम, यानी वीर पुरुष महापत के प्रति समर्पित हो जाते हैं। जो वीर होते हैं वो इस मार्ग को चुनाव करते हैं। ये मार्ग, इसे महापत कहा गया है, इसे कुंडलिनी कह दीजिए या फिर इसको महाविधि कह दीजिए, नाम एक ही है। इसको समझते हैं कि जो एनर्जी है, एक तो हमारा आकाश मंडल पूरी एनर्जी से भरा हुआ है। हम प्राण वायु के साथ प्राण लेते हैं, वो आगे के रास्ते से लेता है, तो वो प्राण शक्ति भीतर जाती है और हमारा जीवन चलता है। जो हम खाने और श्वास से प्राण शक्ति भीतर लेते हैं, उससे हमारी नॉर्मल एक्टिविटी चलती है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नॉर्मल ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उससे विशेष शक्तियां जागृत नहीं होती, नॉर्मल जीवन अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आपको विशिष्ट शक्ति, प्राण शक्ति को अगर जागृत करना है, तो उसका दूसरा मार्ग आपको पता होना चाहिए, और वो दूसरा मार्ग है सुषुम्ना, पीछे का मार्ग, पृष्ठ रज्जु का मार्ग। ये पीछे के मार्ग में जब आप यात्रा करते हैं, तो सुषुम्ना में भी जो आपकी एनर्जी हर कोण में बची हुई है, रही हुई है, उसको भी समेटती हुई आपकी प्राण शक्ति ऊपर ज्ञान केंद्र में ले जाती है और बहुत शक्तिशाली बन जाती है। तो हायर मेंटल एबिलिटीज डेवलप करनी है, तो आपको अंतर यात्रा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। पीछे के रास्ते से आपको जाना ही पड़ेगा। आगे से जो प्राण शक्ति लेंगे वो नॉर्मल क्रियाकलाप ही आप कर पाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट अंतर यात्रा का है कि हायर मेंटल एबिलिटीज डेवलप होती है। हायर मेंटल एबिलिटीज हो गई आपकी रीजनिंग, इंट्यूशन, जो उच्च गणित की जो होते हैं इंजीनियरिंग में जो करते हैं, उसको सॉल्व करना, एक्सीलेंट मेमोरी, प्रज्ञा, ये होती है। और निम्न मेंटल एबिलिटीज है जो भी हम नॉर्मल समझ से काम करते हैं, चिंतन करते हैं, या जो हमारी नॉर्मल काम चल रहे हैं, सोचना समझना, वो नॉर्मल हो गया। लेकिन हायर एबिलिटीज के लिए आपको अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनकी तो हायर मेंटल एबिलिटीज का क्या बोलूं मैं, हम सब जानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान हम बोल सकते हैं, ये भी हायर मेंटल एबिलिटी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए क्या जाता है, वी यूज ओनली 5% ऑफ आवर इंटेलिजेंस, वाइल एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज 10 to 15% ऑफ हिज इंटेलिजेंस। So there is such a gap between what we do and what we can do. एलेक्जेंडर द ग्रेट, आप सब जानते हैं कि वो शासक थे, लेकिन क्या आपको पता है एलेक्जेंडर, उनकी हायर मेंटल एबिलिटी इतनी विकसित थी कि उनको अपनी सेना के 30,000 सैनिक थे, उन सभी सैनिकों के नाम याद थे। इनक्रेडिबल बोल सकते मेमोरी ही हैड। एलेक्जेंडर द ग्रेट, उनको शासक हम बोलते हैं, लेकिन 30,000 सैनिकों के नाम उनको पता थे। इतनी अद्भुत स्मरण शक्ति थी। तो इन हायर मेंटल एबिलिटीज को अगर आपको डेवलप करना है, तो आपको अंतर यात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसकी प्रक्रिया भी मैं आप अलग तरीके से आपको बताऊंगी। इंट्यूशन और तर्क शक्ति, ये दो क्वालिटी जरूरी है अगर आपको जीवन में सफल होना है। कोई भी, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, किसी को भी अगर सफलता चाहिए, तो ये दो क्वालिटी चाहिए, तर्क और अंतर्दृष्टि। तर्क है रीजनिंग करना, ऐसा करने से ऐसा होगा। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, भविष्यवाणी करते कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री में, कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है तो 5 साल के बाद ऐसा नुकसान हो सकता है। ये वो जो भविष्यवाणियां करते हैं, या डॉक्टर सिम्टम्स देख के जान लेते हैं, ये सारी तर्क शक्ति से आती है। तर्क शक्ति बच्चों में विकसित होती है 12 साल के बाद। बच्चे 12 साल तक जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन तर्क नहीं कर सकते कि ऐसा करने से ऐसा होगा।
और इंट्यूशन है, कई क्वालिटीज आती है इंट्यूशन में। एक क्वालिटी आती है कि अचानक कोई भी समस्या आ गई, नई परिस्थिति आ गई, उसमें समाधान वो इंट्यूशन अगर जागृत है तो व्यक्ति निकाल लेगा। कोई भी परिस्थिति लाइफ में आएगी वो उसका समाधान तुरंत निकाल लेगा। ये दो क्वालिटीज है तो आप लाइफ में कभी भी कहीं भी अटकेंगे नहीं। इसकी प्रक्रिया कैसी है ये जान लीजिए। अंतर यात्रा का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है, सावधानी से करना है। शुरू में 5 या 10 मिनट से ज्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब एक ही दिशा में एनर्जी जाएगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा ये प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक मंच की कैपेसिटी है 50 लोग बैठ सकते हैं, अगर उसमें हमने 5,000 लोगों को बैठा दिया तो वो मंच चकनाचूर हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमारी ब्रेन की कैपेसिटी अभी कम है, धीरे धीरे हमको उसको ये अभ्यास कराना है ताकि वो एनर्जी को सहन कर सके। अचानक आपने आधी घंटा प्रयोग कर लिया तो गड़बड़ी हो जाएगी। अगर एनर्जी आपकी सीधी जानी थी, अगर भूल से पिंगला में चली गई तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। तो शुरू में 5 या 10 मिनट से ज्यादा आपको ये प्रयोग करना नहीं है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया? अभी मैं प्रयोग कराऊंगी तो आपको कुछ सेंसेशंस, प्रकंपन अनुभव होंगे, मतलब आपने थोड़ा सुषुम्ना में प्रवेश किया है। संकल्प के साथ हम प्रयोग करेंगे कि आज मुझे प्रवेश करना है, मुझे अनुभव करना है। फिर भी अगर आपको अनुभव नहीं होते हैं तो आप अंतर यात्रा के पहले रीढ़ की हड्डी की मालिश कर सकते हैं, आइडेक्स या बाम लगा सकते हैं। इसको मूल बंद के साथ प्रयोग कर सकते हैं, वो कैसे मैं बताऊंगी। ये कुछ तरीके हैं ताकि आपको जल्दी से वो सेंसेशंस, वो प्रकंपन अनुभव हो। इसको ज्यादा नहीं करना है। और हाँ, अब इसको ऐसे समझना है। अब ये कुआं आप देख रहे हैं, जब आप अंतर यात्रा का भी प्रयोग करेंगे तो कुएं में जैसे हम बाल्टी डालते हैं और पानी भरते हैं और उसको रस्सी के माध्यम से ऊपर लाते हैं, तो जब आप चित्त को नीचे शक्ति केंद्र में ले जाएंगे तो आप अनुभव करें जैसे बाल्टी है, वो बाल्टी से आप शक्ति को भर रहे हैं और श्वास रूपी रस्सी से आप उसको ऊपर ला रहे हैं और फिर उसे ज्ञान केंद्र में आके उस एनर्जी को आप देखिए खाली कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सिर पे झंझनाहट सी महसूस होगी, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आप हाथ रख देते तो झंझनाहट होती है, वैसे झंझनाहट आपको फील होगा। यहाँ पे आपको फील होगा कि एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अवर कॉन्शियसनेस, अवर चित टेक्स द शेप ऑफ बकेट, अवर ब्रेथ टेक्स द शेप ऑफ रोप, और पानी के बदले हम शक्ति को ऊपर ले जा रहे हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो आप जल्दी आपको अनुभव होगा और बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे अंतर यात्रा के। इसके साथ आपको ये भावना करनी है, जब एनर्जी आप ऊपर ले जा रहे हैं और उसको खाली कर रहे हैं, तो ये भावना करनी है कि मेरी अंतर्दृष्टि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, जो भी आपको हायर मेंटल एबिलिटीज डेवलप करनी है उसका विकास हो रहा है। तो अंतर यात्रा इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि इसमें 4 प्रयोग आप कर लेते हैं। एक तो इसको श्वास के साथ हम जोड़ते हैं तो श्वास लंबा हो जाता है। अंतर यात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं, फिर हम ऊपर भावना कर रहे हैं कि मेरी हायर मेंटल एबिलिटीज विकसित हो रही है। फिर चैतन्य केंद्रों की यात्रा हो जाती है जब हम रीढ़ की हड्डी में यात्रा करते हैं। तो 4 प्रयोग एक प्रयोग में आप कर रहे हैं, एक के साथ 4 फायदे आपको स्वतः ही मिल जाते हैं। इसलिए कहा गया है द ओनली जर्नी इज द जर्नी विद इन। ओम अरहम। और अशोक जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा से क्या कर्म भी कट जाते हैं क्या? हाँ, हम देखिए चित्त की यात्रा कर रहे हैं सुषुम्ना में, तो क्या कहा है? पनिया वीरा नहीं, वीर लोग होते इस मार्ग का अनुशीलन करते हैं। तो यहाँ पे हम केवल चित्त की यात्रा कर रहे हैं ऊपर से नीचे, और चेतना का काम क्या है? देखना और जानना केवल, और कोई चीज हम नहीं कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स प्रेक्षा ध्यान के जितने भी प्रयोग है कर्म कटने के और संवर और निद्रा के ही प्रयोग है।
किसी ठीक। को भी कुछ पूछना है तो पहले कोई ही पूछ जिज्ञासा लेना हो तो ताकि आप ध्यान हैंड में राइज डिस्टर्ब ना कीजिए। हो। पहले हम जिज्ञासा समाधान ले लेते हैं, उसके बाद हम 10 मिनट का प्रयोग करेंगे। 15 मिनट का हो जाएगा, 5 मिनट ले लेंगे क्वेश्चन आंसर। हाँ, आप हैंड राइज कीजिए। कांता जैन, कांता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कांता जी के बाद बीबा जी। जैसे अभी पूछा गया कि कर्म करते हैं, तो ये बताया गया है कि 2 मिनट का ध्यान और एक उपवास करना दोनों बराबर है। 2 मिनट का ध्यान और बेले का बेलिक। ओके। विभाजी। मानदंड की भाषा में आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने कहा है, बेले का उपवास और 2 या 2.5 मिनट का ध्यान। जब आप राग द्वेष मुक्त होते हैं, वो ध्यान। वो रियल ध्यान लगना चाहिए, ऐसे ही नहीं बैठे हाँ 2 मिनट के शुद्ध हो गया। ध्यान, हाँ, हाँ, शुद्ध ध्यान बैठे आंख बताया। बंद करके और कुछ कर लिया, वो नहीं, राग द्वेष मुक्त ध्यान। शुद्ध ध्यान, ये। हम्म। विधिवत। विभाजी। जय जिनेन्द्र सभी को। आपने बहुत ही बढ़िया समझाया है, पर काफी बार अंतर यात्रा का प्रयोग हुआ है तो सभी हमेशा 20-25 मिनट चलता है और आप बोले 10 मिनट करना। तो ये ऊर्जा नीचे से ऊपर जब जाती है तब कभी कभार तो मेरा है ना 1 सेकंड जैसे ऊपर तक चले गए हम, तो फिर वो सही है या गलत है, वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ऊपर जाना है। वही इसीलिए मैंने बकेट का कुएं का उदाहरण दिया। आप ये कल्पना करें कि बाल्टी से प्राण शक्ति नीचे से आप ले जा रहे हैं ऊपर, और इसको श्वास के साथ आप करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ऊपर जा रही है बाल्टी और एनर्जी खाली हो रही है, तो फिर सेंसेशन फील होगी। फिर खाली बाल्टी नीचे आ रही है, और जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो मूल बंध का प्रयोग के साथ करेंगे, यानी आपके एनस मसल्स को स्क्वीज कर देंगे। तो खाली नीचे से ऊपर जा रहे तो मूल बंध लगाना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो मूल बंध खोल देना है। तो वो आपको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। इसको अभ्यास करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगी। टेक्निक सही होनी चाहिए। श्वास छोड़ते समय नीचे से ऊपर जाएंगे और श्वास लेते समय ऊपर से नीचे। और ये जो टेक्निक मैंने आपको कुएं का पानी का बताया है, ये टेक्निक से करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन राइट। क्वेश्चन आंसर केवल, अभी फीडबैक मत देना, पहले क्वेश्चन आंसर। चंदू जी का हाथ ऊपर है, क्वेश्चन है तो पूछ लेना, उसके बाद शांता जी है। जय जिनेन्द्र। मतलब अभी रेनू ने बताया जैसे ईड़ा और पिंगला, तो पिंगला यानी राइट स्वर, तो हाँ, वो सिंपैथेटिक नर्व हुई या पैरासिम्पैथेटिक? राइट। ईड़ा हो गई आपकी। ईड़ा लेफ्ट। जो है वो चंद्र स्वर है और पैरासिम्पैथेटिक है, और ओके। पिंगला सूर्य स्वर है और सिंपैथेटिक है। ठीक है। ओके। तो जैसे पिंगला करेंगे, जैसे अपन सूर्य चंद्र से सांस लेंगे, तो अपना क्या लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा? हाँ, जो या ऑपोजिट ऑपोजिट जो होता है वो एक्टिवेट होता है। ये अंतर यात्रा से क्या आपको चारों लाभ मिलते हैं। देखिए, शरीर शरीर का लाभ मिलेगा, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। मेंटल लाभ आपको मिलेगा कि दोनों आपके ईड़ा पिंगला संतुलित हो जाएगी, मेंटल एबिलिटीज विकसित होगी। स्पिरिचुअल साइड जैसे आपका स्ट्रेंथन होगा, सुषुम्ना में आप प्रवेश करेंगे, भीतर प्रवेश करेंगे, तो सब चीज आपकी अफेक्ट होगी। इससे सब चीज में आपको लाभ मिलेगा। मधु जी अरोरा को ले लेते हैं हम, समय हमारा थोड़ा ही बचा है। मधु जी। उमर हम रेणुका जी, आप जैसा कि नाम है आपका, बहुत बहुत आभार कि आप बहुत अच्छा बताती हैं। मेरा प्रश्न है कि बहुत जो कमजोर व्यक्ति हैं, क्या उन्हें ये करना चाहिए अंतर यात्रा? और ये अगर करनी है तो कितने समय के लिए करनी? बस 5 मिनट, 4 से 5 मिनट बहुत है। दिन में 2 बार कर सकते हैं? नहीं नहीं, एक बार ही करिए। जो ठीक है। कमजोर है और जिसको है, धीरे धीरे शक्ति को धीरे धीरे आधा मिनट बढ़ाइए, जितना आप झेल पाए। हेडेक हो, गर्मी लगे तो आपको क्या करना है, और फिर भी लगे आपको कि अंतर यात्रा का प्रयोग किया है और गर्मी लग रही है, तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का समय बढ़ा दीजिए या कायोत्सर्ग करिए, उसके भी उपाय है। और फिर भी अगर आपको लगे कि ज्यादा हो गया है तो कुछ दिन प्रयोग ना करें, अंतर यात्रा करके ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गर्मी बढ़ी है, ज्योति केंद्र से वो
लास्ट क्वेश्चन शांता जी। थैंक यू। या फिर पायल सर भी कर सकते हैं। शांता जी अनम्यूट शांता कीजिए जी, अपने आप को। यस शांता जी बोलिए। जय जैसे 10 मिनट, पर 10 मिनट में तो शरीर में बहुत गर्मी बढ़ सकती है। हाँ और ये करने से हमको इसमें अगर आसन नहीं किए तो शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा हो सकती है। हाँ देखिए, पहले तो 5 मिनट ही करना है। 5 मिनट का समय बढ़ाते बढ़ाते मैंने बोला 10 मिनट तक जा सकते हैं, ठीक है। 5 मिनट किया या 4 मिनट किया, फिर आधा मिनट बढ़ाया, करते करते 10 से तो ज्यादा करना ही नहीं है, 5 ही मिनट करना है, ठीक है। 4 या 5 मिनट। अब फिर भी आपको लगे कि पसीना आ रहा है, ज्यादा गर्मी है, तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा उसके बाद ज्यादा देर करनी है। अगर आपने 5 मिनट अंतर यात्रा की है तो 5 मिनट या 7 मिनट ज्योति केंद्र प्रेक्षा, 5 मिनट तो करनी है। चलिए प्रयोग करते हैं हाँ, अभी। और 5 मिनट से ज्यादा आज हम करेंगे नहीं। और आपको धीरे धीरे, अगर आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है तो 10 हाईएस्ट है, 10 से ज्यादा करना ही नहीं है। सीधा 10 मिनट मत करिएगा प्लीज। 5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते आप कुछ महीनों में कर सकते हैं। और उसके बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा या कायोत्सर्ग आधे घंटे का आपको करना ही करना है, ठीक है। लेकिन रेणु जी, मैं बोलना चाहती हूँ 1 मिनट। हाँ जैसे हमें प्रेक्षर यान के 4 चरण बताए गए, पहला चरण कायोत्सर्ग, दूसरा चरण अंतर यात्रा और तीसरा चरण दीर्घ श्वास परीक्षा, फिर ज्योति केंद्र परीक्षा बताए। तो हाँ मुझे लगता है अंतर यात्रा करने के बाद दीर्घ श्वास परीक्षा करना जरूरी देखिए, होगा। आप है ना, अंतर यात्रा कोई भी प्रयोग इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, जैसे ज्योति केंद्र प्रेक्षा भी हम बोलते हैं independently कर सकते हैं। तो कैसे, अगर दो, मैं बता रही हूँ, अगर आप पहले तो कायोत्सर्ग आपको करनी है, फिर अंतर यात्रा करके अगर आपके पास समय नहीं है दीर्घ श्वास प्रेक्षा का, तो आप सीधा ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर सकते हैं। और अगर आप चारों चरण, 4 चरण हम बोलते हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं, तो 5 मिनट कायोत्सर्ग, 5 मिनट अंतर यात्रा और दीर्घ श्वास प्रेक्षा 15 से 20 मिनट और ज्योति केंद्र 5 मिनट, हम ऐसा प्रयोग कराते हैं, चलिए प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आपके समय के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कर सकते हैं कि मेरे पास समय कम है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थैंक यू लेकिन सो और मच। हम ज्योति केंद्र ओम प्रेक्षा अरहम। करना कंपलसरी है। प्रयोग के लिए तैयार तैयार सभी। हो जाए, हम लोग प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। अलका जी, हमारे पास कितना समय है? 10 मिनट। अभी 10 है से 12 15 10 15 मिनट से 12 मिनट तक है, 12-13 मिनट। ओके, ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सकते, उस आसन का चुनाव करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली को नीचे, दाईं हथेली को ऊपर, नाभि के पास स्थापित करें। 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे हम। आंखें कोमलता से बंद। शांत। ध्यान का संकल्प मन ही मन बोलेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न न हो।
प्रतिमा की भांति पूरे शरीर को स्थिर रखे, हलन चलन ना करे, पूरी स्थिरता। सुझाव दे, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अनुभव करें, पैर से सिर तक पूरा शरीर, एक एक अवयव रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। रुई की भांति पूरा शरीर हल्का हल्का हो गया। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे। अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार। सुषुम्ना के मार्ग से चित्त को ऊपर ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ नॉलेज, सिर की चोटी का भाग। फिर ज्ञान केंद्र से नीचे शक्ति केंद्र तक चित्त को ले जाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करें सुषुम्ना में। वहां होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे चित्त की यात्रा करें।
पूरी एकाग्रता के साथ प्रयोग करें, पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट ले। थर्मोमीटर का पारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाता है। जो कुछ भी सेंसेशन, वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको फील करेंगे। अब चित्त को श्वास के साथ जोड़ेंगे। श्वास लेते समय ऊपर से नीचे आएंगे और श्वास छोड़ते समय नीचे से ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते समय नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर जाते समय अनुभव करें मानो आप बाल्टी भरकर शक्ति केंद्र से ऊर्जा, शक्ति को ऊपर ज्ञान केंद्र में ले जा रहे हैं। अब उसे ज्ञान केंद्र में खाली करें और साथ भाव दें कि मेरी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, अंतर्दृष्टि का विकास हो रहा है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर से नीचे आए। शक्ति केंद्र से कल्पना करें कि आप ऊर्जा रूपी बाल्टी को भर के ऊपर ले जा रहे हैं। फिर उसे ज्ञान केंद्र पे खाली करें और भावना करें मेरी स्मरण शक्ति, अंतर्दृष्टि, तर्क शक्ति का विकास हो रहा है। एक बार पुनः करेंगे। एक बार और पुनः करें। एक बार लास्ट और करेंगे। भी भावना के साथ प्रयोग करें। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र फोरहेड के मध्य का स्थान, वहां पूर्णिमा के चांद के भांति चमकते हुए ब्राइट कलर का ध्यान करेंगे।
व्हाइट कलर का साक्षात्कार करे ज्योति केंद्र पे। ब्राइट व्हाइट कलर। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं। पूरे ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। श्वेत कलर ठंडा कलर, शांति देने वाला कलर। श्वेत कलर का कूलिंग इफेक्ट होता है। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु पूरे ललाट के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। चरण सूत्र के उच्चारण के साथ हम प्रयोग संपन्न करेंगे। सह उच्चारण। अर्हन्ते शरणं भवजामि। सिद्धे शरणं भवजामि। साहू शरणं भवजामि। केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जैसे कि आपने बताया, मूल बंद लगाते हुए श्वास छोड़ते हुए हम ऊपर आते हैं। यहाँ आने के बाद हम बाह्य कुंभक किया जा सकता है। मूल बंद लगा के और खोलना और छोड़ना ही ठीक रहेगा। फिर जैसे इतना ही पर्याप्त रहेगा मुझे लगता है। फिर जो जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि मूल बंद लगाने से क्या एनर्जी हमारी ऊपर जा रही है और ऊपर हम उसको खोल हाँ, रहे हैं तो आ रही। मूल बंद लगाते हुए श्वास छोड़ते हुए अपन चित्त को यहाँ ले आए। हम्म। वहां पे कुछ देर मैं ये जब प्रयोग करता हूँ तो बाह्य कुंभक मेरा लग जाता है आप अपने कर सकते हैं अंकल, लेकिन आप आप में आप। जाते हैं तो एक बार मैंने। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी है काफी पुराने साधक हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न को आपसे पूछ रहा हूँ कि बाह्य कुंभक उसमें अपने क्षमता अनुसार कर हाँ, सकते। रोक सकते हैं, भावना कर सकते हैं उसके साथ कि ये हो रहा है, उसको अनुभव कर सकते हैं जी। कि भाई ये जो भी फील हो रहा है कर सकते हैं, बट जितनी क्षमता अनुसार क्षमता जबरदस्ती। अनुसार, इसीलिए मैंने और क्षमता मूल अनुसार बंद भी मैंने शब्द अगर किया कि आपसे हो तो करना है, हम्म, वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं तो आप इसको कर सकते हैं बाह्य कुंभक के साथ। वापस श्वास जब आप मूल बंद खोलते हुए वापस नीचे आना है, उस टाइम आपको तो ये प्रयोग हाँ, बहुत बढ़िया छोटा सा प्रयोग ठीक है किया आपने। चंदू जी। अगर मूल बंद नहीं लगता, वही मैं बोली कंपलसरी नहीं है। फिर जैसे जैसे प्रयोग करेंगे ना वो अपने आप ही लग जाएगा। हम्म। स्टार्टिंग में प्रयास नहीं भी करें। तो
यस, अभी वोट ऑफ थैंक्स के लिए डांगे सर मैं आप हाँ सर, हाँ 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 हाँ, अभी यहाँ पे आवाज है थोड़ा, एक एक में महाराष्ट्र दिन है आज का। तो मैं हमारे रेणु जी बैद जो सूरत से है, बहुत ही सुंदर सेशन आज के उन्होंने लिया है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली बजा के रेणु जी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज एक्सेलेंट सेशन एंड टू द पॉइंट, बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर लिया और प्रैक्टिकल भी बहुत सुंदर लिया। तो रेणु जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ऐसी ही सेवा आपकी निरंतर हमें डेफिनेटली मिलेंगी आगे। इसके पहले के भी सेशन बहुत सुंदर हो गए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देश प्रदेश से हमारे जो साधक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मिलते रहेंगे हर बुधवार गुरुवार को, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे मैं महाराष्ट्र दिन जो है हमारा, ये माहौल शुरू है, ये सभी को बताना चाहूंगा कि ये दिख रहा क्या? हेलो, दिख रहा है, दिख रहा ना? ये देखो सब खड़े हैं हमारे बिल्कुल महाराष्ट्र बिल्कुल दिन दिख है। रहा है। ये भी देखिए आर्ट आज ऑफ आप आर्ट एक आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग की ट्रेनर है सौंदर्य मैडम, ये डॉक्टर पोटपीटे मैडम, ये हमारे वावरे सर है, मुंद्रे सर है, ये सहायक हिवताप अधिकारी, ये हमारे स्टूडेंट है। पूरा सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू है, इसलिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। महाराष्ट्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। डांगे सर आप अपने देखिए, आप एक कार्यक्रम अटेंड करते हुए भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सुरतून घेतले, अनेक देश परदेश से ओम जुड़लेले अरहम, आहेत। ओम अरहम। तो ओम, थैंक यू, गुड डे टू एवरीवन, थैंक यू, थैंक दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। रेणु जी ने आज बताया कि इस संसार में देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत स्थान तब लगता है जब अपन बंद आंखों से अपने भीतर को देखें। तो इस जर्नी को अपन करने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज। हर रोज।